हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन कीट्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में ये हमारी वीडियो है। लास्ट वीडियो पे मैंने देखा आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वीडियो पे ऐसा ही रिस्पांस आएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। ओके, और इसका राइट आंसर क्या था? ऑब्वियस ही बात है, कीट्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की जो मृत्यु हुई थी वो किस एज में हो गई थी? 20, 22, 30 या फिर 26? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इनकी जो डेथ की डेट है वो भी आपको ध्यान रखनी है। कौन से ईयर में डेथ हुई थी? 1821 में। और डेट क्या थी? 23 ऑफ फेब। ठीक है, अब बताइए किस एज में? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एज एट द एज ऑफ 26। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स डाइड ऑफ। जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई? कोलेरा, कंजम्पशन, टाइफाइड, रेनल फेलियर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? जॉन कीट्स वॉज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फिगर ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी और ये ही डाइड इन रोम ऑन 23rd of Feb 1821 at the age of 26. He was suffering from consumption. Okay, option number B is the right answer. He was buried in the Protestant cemetery. His last request was to be placed under a tombstone bearing no name or date. Only the words, उस पे words क्या लिखे हुए थे? Here lies one whose name was right in water. Okay, now next. The line, though was not born for death, immortal bird, occurs in. ये जो लाइन है ये जॉन कीट्स की किस पोएम में हमें देखने को मिलती है, ये पूछा जा रहा है। लाइन को ध्यान से पढ़ना है। लाइन क्या है? दो was not born for death, immortal bird. Options are to skylark, the nightingale, ode to a nightingale, darkling, thus. What is the correct answer? Yes, the right answer is to skylark. Option A is the right answer. The line, though was not born for death, immortal bird, occur in John Keats' ode to nightingale. Yes, I think ode to nightingale होना चाहिए इसका। Option number C is the right answer. Sorry for that. It is line 60 in the poem. Keats composed the poem in one day as being inspired by the bird song. Okay, next. The odes of Keats are. Keats के जो odes हैं वो कैसे हैं? रेगुलर ओड्स हैं, इरेगुलर ओड्स हैं, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, नीदर रेगुलर नॉर इरेगुलर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें ना ओड्स जो हैं कीट्स के, बेसिकली इन्हें हम रेगुलर ओड्स के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Odes of John Keats are regular. The structure of the odes of Keats
is sometimes regular and simple as in too fancy, and it sometimes represent a means between this and the irregular variety. His most characteristic form consists of a group of stanza of highly complex structure, but regular or nearly in their resemblance to one another. Next, Keats' poem La Belle Dame sans Mercy is कीट्स की बहुत ही फेमस पोएम है एक, जिसका नेम है ला बेले डैम सेंस मर्सी। और इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जॉनर क्या है? ऑप्शंस हैं अ बैलेड, अ सोनेट, एन ओड, एन एलेजी। तो बेसिकली क्या है ये? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज अ बैलेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ला बेले डैम सेंस मर्सी। इट इज अ बैलेड। It is a pair of poem, romances and mystery. It has the depth of passion, intense lyrical feeling, weird landscape painted with an exquisite art and subtle musical congruence. The overall effect of this lovely poem is almost unequaled in the poetry of romance. Now moving to the next. और इसका मीनिंग आपको जरूर बताना है। The year was the culminating point in Keats' career. बताइए कौन सा वो ईयर था जो कल्मिनेटिंग पॉइंट माना जाता है कीट्स के करियर का? ऑप्शंस आर 1817, 1818, 1819, 1821। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज 1819। ठीक है, द ईयर 1819 इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ कीट्स पोएट्री, आफ्टर विच ही कुड नॉट प्रोड्यूस मच क्वालिटी वर्क्स ड्यू टू इलनेस एंड डाइड इन 1821 फॉर कंजम्पशन। नेक्स्ट, which poem of John Keats has the theme of fatal, magical love, luring man to his doom? Options are The Eve of St. Agnes, La Belle Dame sans Mercy, Ode to Psyche, Ode on a Grecian Urn. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is La Belle Dame sans Mercy. Option number B is the right answer. ठीक है, और ये क्या है? It is a ballad. और कब पब्लिश होता है? 1819 में पब्लिश होता है। ठीक है, जॉन कीट्स का ये वर्क है। एंड इसकी थीम क्या है बेसिकली? It has a theme of a fatal magical love luring a man to his doom. Okay. The poem is considered on English classical, stereotypical of other of Keats' work. It avoids simplicity in interpretation despite simplicity of structure. Okay, it has only 12 stanzas of only 4 lines each. ठीक है, इस पोएम में क्या है? 12 स्टेंजाज हैं और इसमें हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? जो 4 लाइन्स हैं हर एक स्टेंजा में, इनकी राइमिंग स्कीम है AB, CB। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। ये एक फ्रेज है जो किससे रिलेट करके जानी जाती है? नेगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हैरिक, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग।
क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, नेगेटिव कैपेबिलिटी को भी किससे रिलेट किया जाता है? सबसे पहले जॉन कीट्स से, ठीक है। इन 1817 टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर टू परस्यू अ विजन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी इवन व्हेन इट लीड्स them into intellectual confusion and uncertainty. Okay, next, read the following line of poem and answer the questions that follows. देखिए, पहले लाइन को पढ़ लेते हैं। लाइन्स हैं, yes I must pass them for a nobler life where may find agonies and strife of human hearts. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम्स क्रिएशन ऑफ द पोएट्स क्रिएशन, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्रिएशन डू यू फाइंड इन दीज लाइन। इन लाइन्स में हम किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं पोएट्स के क्रिएशन के? लाइन्स दोबारा रीड आउट करते हैं। लाइन्स हैं, यस I must pass them for a nobler life where may find agonies and strife of human hearts. Options are romantic quality, humanitarian, melancholy या sensuousness. बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये लाइंस कहां से ली गई हैं, कीट्स के किस वर्क से ली गई हैं ये लाइंस? तो ये ली गई हैं स्लीप एंड पोएट्री, एक इनका कलेक्शन है उससे, ठीक है, जिसका नेम है स्लीप एंड पोएट्री। ओके, अब इसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसमें द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हर्ट इंडिकेट द ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएट्स क्रिएशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स, अपने किस ओड में कीट्स वंडर्स मतलब आश्चर्य करते हैं, डू आई मेक और स्लीप, बताइए। और उन्होंने ये लाइन भी दी है उसमें, क्या, डू आई मेक और स्लीप। ऑप्शंस आर ओड टू ग्रेशन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटेंगल, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ओड टू नाइटेंगल, ठीक है। दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन और ये सबसे लास्ट वाली लाइन है ओड टू द नाइटेंगल की, डू आई मेक और स्लीप। और ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? इट डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। किस किस के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही है? बिटवीन रियलिटी एंड द रोमांटिक आइडल्स ऑफ यूनाइटिंग विद नेचर। ओके, नेक्स्ट, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन द वाटर, हु इज हियर स्पोकन ऑफ। देखिए, पहले तो ये जो मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, ये बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर पूछे जाने वाली, ठीक है। लाइन क्या है? हेयर लाइज वन, लाइज मतलब लेटे हुए हैं, वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर किसके बारे में बात की जा रही है? बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शैली, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, कीट्स।
यस, द राइट आंसर इज कीट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये एपिटाफ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दीज वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द एपिटाफ ऑफ कीट्स। नेक्स्ट, which volume of poetry by Keats contained poem Hyperion? कीट्स के पोएट्री के कौन से वॉल्यूम में ये पोएम शामिल है, हाइपीरियन नामक पोएम शामिल है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम या फिर फोर्थ वॉल्यूम। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, किस वॉल्यूम में है? तो थर्ड वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन 1820 अ थर्ड वॉल्यूम कंटेनिंग, इसमें और भी बहुत सी पोएम्स शामिल हैं, जैसे लामिया हैं, ठीक है, और हाइपीरियन है, या फिर इससे अदर बहुत सारी पोएम्स शामिल हैं। ठीक है, हैड बीन पब्लिश्ड। ओके, हाइपीरियन इज एन अबंडेंट एपिक। हाइपीरियन क्या है? एक बहुत ही फेमस एपिक है, epic poem है by English romantic poet John Keats. It is based on Titanomachia and tells the despair of the Titans after their fall to the Olympians. Okay, now moving to the next. Keats was a victim of rape on the knuckles. The underlined idiom denotes. Options are appreciation, support, severe criticism या loud approval. बताइए, ये जो अंडरलाइन फ्रेज दी हुई है रेप ऑन दी नकल्स, तो ये क्या जस्टिफाई करती है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एप्रिशिएशन, सपोर्ट, सीवियर क्रिटिसिज्म, लाउड अप्रूवल। Yes, the correct answer is severe criticism. Option number C is the right answer. Next, select the following. The name of the author on whose grave the words he chose himself are carved. देखिए, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। किसकी ग्रेव पे ये लाइन लिखी हुई है? Here is one whose name is right in the water. तो ये इसका राइट आंसर क्या है? कीट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिसाइज्ड इट। बताइए, कौन से प्रोफेशन का कीट्स के पास लाइसेंस होता है लेकिन उसे वो कभी प्रैक्टिसाइज नहीं करते? ऑप्शंस है फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लॉयर। What is the correct answer? Yes, the right answer is pharmacist. ठीक है, in 1811 John Keats became an apprentice to a surgeon at Edmonton, but in July 1815 under the influence of Cowden Leyhunt, Keats dropped the medical profession and devoted himself to the poetry. Next, which of the following books was translated by John Keats? इनमें से कौन सी बुक है जिसे जॉन कीट्स ने ट्रांसलेट किया है? ऑप्शंस हैं एनीड, इलियाड, ओडेसी, बलगेट। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये दोनों बाई हैं, ठीक है, ओडेसी। तो इनमें से किस वर्क को कीट्स ने ट्रांसलेट किया? उस वर्क का नेम है एनीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की मृत्यु का कारण क्या था? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, टाइफाइड। What is the correct answer?
देखिए कई बार आपको इसमें दो तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या तो आपको देखने को मिलेगा कंजम्पशन, जिस पे हमने अभी पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, या फिर इससे अलग आपको ऑप्शन मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। दोनों ही राइट हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक? बताइए किसने कहा है ये कीट्स वाज अ ग्रीक? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब या फिर शेली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो पीबी शैली की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीबी शैली सेड अबाउट कीट्स दैट कीट्स वाज अ ग्रीक। नेक्स्ट, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री इज। कीट्स की पोएट्री का सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सटायर, सेंसुअलिटी, सेंससनेस, सोशल रिफॉर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is sensuousness. Option number C is the right answer. The most notable characteristics of Keats' poetry. Next, which of the following poets does not belong to the Lake School? ऑप्शंस है कीट्स, कॉलरिज, सदे या फिर वर्ड्सवर्थ। तो ये तो आपको क्लियर ही है, लेक स्कूल में शामिल कौन नहीं है? जॉन कीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेब्रिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिस्ड? ऑप्शंस आर एंडीमियन, हाइपीरियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? A fibrous attempt rather than a deed accomplished. Yes, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपीरियन, ठीक है। हाइपीरियन was described by Keats as a fibrous attempt rather than a deed accomplished. Now, moving to the next. When did Keats die? ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। क्या है इसका राइट आंसर? यस, 1821। और डेट क्या थी? डेट इज 23rd ऑफ फेब, ठीक है। नेक्स्ट, Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from. देखिए इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, हम इसे भी लिख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन सी है ओड टू अपोलो, ओड टू अपोलो, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकली, ओड टू अपोलो या फिर ओड ऑन इंडोलेंस। Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from. What is the correct answer? Yes, the right answer is Ode to Melancholy. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी is the right answer. Keats dropped the first stanza of one of his odes, which was Ode to Melancholy.
ओके तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और साथ ही अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आगे से मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं बेटर प्रोनाउंस कर पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।